अभय सिंह ने मोटे मालिक को ठंडी नजरों से देखकर कहा, कपड़े लाओ। अगर मुझे पसंद आए तो मैं पैसे दूंगा। मोटे मालिक ने तंज कसते हुए कहा, तू गरीब है। अगर मैं कपड़े लाया और तूने देख लिए तो भी खरीदेगा नहीं। कहीं गंदा कर दिया तो? उसने अभय को तिरस्कार से देखा। उसे गरीब लोग पसंद नहीं थे। जब पैसे नहीं है तो शॉपिंग करने क्यों आते हैं? अभय ने नाराजगी के साथ हल्का नीला सूट दिखाते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता मैं इसे नहीं खरीद सकता? मोटे मालिक ने हाथ हिलाकर कहा, चल भाग। कपड़े नहीं खरीद सकता तो मत खरीद। मेरा बिजनेस मत खराब कर। उसका चेहरा अधीरता और तिरस्कार से भरा था। उसी वक्त मॉल का मालिक तियानहुआ चेन मॉल का निरीक्षण कर रहा था। संयोग से वो सेप्ट वुल्वस स्टोर के पास से गुजरा। स्टोर में बहस की आवाज सुनकर उसने भौहें सिकोड़ी। अंदर झांकते ही उसका चेहरा बदल गया। उसने सोचा, अरे ये तो वही लड़का है। तियानहुआ ने अभय को तुरंत पहचान लिया। पिछली बार अभय ने 15 करोड़ रुपए वाला बैंक कार्ड निकालकर उसे हैरान कर दिया था। उसे पता था कि ये लड़का लोकी है, एक ऐसा शेर जो हेलो किटी बनने का नाटक करता है। ऐसे शख्स को नाराज नहीं करना चाहिए। ये सोचकर तियानहुआ सेप्ट वुल्वस स्टोर में अभय का अभिवादन करने गया। मोटे मालिक का चेहरा तियानहुआ को देखकर खुशी से चमक उठा। उसका बिजनेस तियानहुआ मॉल में था, तो वो बड़े मालिक तियानहुआ चेन को पहचानता था। तियानहुआ मॉल का बॉस था और सब कुछ संभालता था। उसका स्टोर तियानहुआ के मैनेजमेंट में था, तो उसे बॉस को खुश करना जरूरी था। मोटा मालिक जल्दी उठकर तियानहुआ का स्वागत करने गया, लेकिन तियानहुआ ने उसे एक नजर भी नहीं दी। वो सीधा अभय के पास गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर सिंह, फिर मुलाकात हुई। इस बार आपको क्या चाहिए? मैं मदद कर सकता हूं। तियानहुआ की बात सुनकर मोटा मालिक हैरान और दंग रह गया। जिस लड़के को उसने तुच्छ समझा था, उसे तियानहुआ मॉल का बड़ा मालिक तियानहुआ चेन जानता था, और लगता था कि तियानहुआ उसे खुश करने की कोशिश कर रहा था। मोटा मालिक कांप गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। अब तो गया। उसने उस शख्स को नाराज कर दिया जिसे बड़ा मालिक भी खुश रखता है। अभय ने मोटे मालिक को देखकर कहा, मिस्टर चेन, आपके मॉल के लोगों का रवैया कमाल है। मैं एक सूट देखना चाहता था। इसने न सिर्फ मना किया बल्कि मुझे गरीब कहा और भगाने की कोशिश की। क्या यही आपके मॉल का बिजनेस है? तियानहुआ ने मोटे मालिक को ठंडी नजरों से देखा। मोटे, तूने अभय सिंह को भगाने की कोशिश की? ये मोटा मालिक मरने लायक है। सामने वाला लड़का वो है जिसे मैं भी नाराज नहीं कर सकता, लेकिन इस मोटे ने अभय को कपड़े खरीदते वक्त भगाने की हिम्मत की। अगर अभय नाराज हो गया तो? मोटे मालिक को समझ आ गया कि ये लड़का साधारण नहीं है। अभय वो शख्स है जिसे तियानहुआ मॉल का मालिक भी खुश रखता है। उसकी बदकिस्मती कि उसने ऐसे शख्स को नाराज कर दिया। तियानहुआ ने ठंडे लहजे में कहा, मोटे, तेरा कस्टमर्स के प्रति रवैया खराब है। मॉल को तेरे जैसे लोगों की जरूरत नहीं। कल से मत आना। मोटे मालिक ने गिड़गिड़ाया, बॉस, ये स्टोर मेरे पूरे परिवार की कमाई का जरिया है। प्लीज मुझे यहां बिजनेस करने दे। तियानहुआ ने कहा, मोटे, तू यहां बिजनेस कर सकता है, लेकिन तुझे अभय से माफी मांगनी होगी। अगर उसने माफ किया तो तू रह सकता है, वरना निकल। मोटा मालिक पीला पड़ गया। वो अभय के पास गया और बोला, मुझे माफ करें, मेरी गलती थी। अभय ने मोटे मालिक की माफी पर कुछ नहीं कहा। उसे ये स्नॉबिश मोटा पसंद नहीं था। अभय का माफ न करना देखकर मोटा मालिक और घबरा गया। उसने अचानक मुड़कर कहा, शिवानी, अपने अंकल के लिए माफी मांग। मोटे मालिक को पता था कि उसने अभय को स्टोर में घुसते ही तुच्छ समझा था, लेकिन शिवानी ने अभय से बात की और अच्छी सर्विस दी। अगर शिवानी माफी मांगेगी तो शायद बेहतर नतीजा मिले। शिवानी मोटे मालिक की भतीजी थी। जाहिर तौर पर वो नहीं चाहती थी कि उसके अंकल को निकाला जाए। पूरा परिवार इस स्टोर की कमाई पर निर्भर था। उसने घबराते हुए अभय से कहा, सर, प्लीज मेरे अंकल को माफ करें। मैं उनकी ओर से माफी मांगती हूं। हमारा पूरा परिवार इस स्टोर से खाना खाता है। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, क्योंकि उसे डर था कि सामने वाला लड़का उसकी माफी न माने। अगर उसने अंकल को माफ नहीं किया तो वो मुसीबत में पड़ जाती। उसे इस महीने की सैलरी भी नहीं मिलती। अभय मोटे मालिक की माफी स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन सामने वाली लड़की से उसे अच्छा इंप्रेशन था। शिवानी की कस्टमर सर्विस अच्छी थी और उसने स्टोर में घुसते ही अभय को स्माइल दी थी। उसने शिवानी से कहा, ठीक है शिवानी, तुम्हारी वजह से मैं इसे माफ करता हूं। शिवानी ने दिल से कहा, थैंक यू, आप बहुत अच्छे इंसान हैं।
उसने अभय को अच्छा इंसान तक कह दिया। तियानहुआ ने मोटे मालिक को देखकर कहा, मोटे, चूंकि अभय ने तुझे माफ कर दिया, तू यहां बिजनेस कर सकता है। अभय कौन सा कपड़ा देखना चाहता था? जल्दी ला। वो मोटे मालिक की धीमी प्रतिक्रिया पर हैरान था। उसे लगा कि मोटे मालिक की समझ बहुत कमजोर है। जब माफी मिल गई तो उसे खुश करने की कोशिश कर। वहां क्यों खड़ा है? मोटा मालिक आखिरकार होश में आया। हाँ, मैं खुद लाता हूं। उसने जल्दी हल्का नीला सूट उतारा। उसने कहा, बड़े भाई, इसे ट्राई करें। फिट है? ये चतुर आदमी था जो दर्जन साल से बिजनेस कर रहा था। उसे पता था कि अभय साधारण नहीं है, तो उसने तुरंत खुशामद शुरू की। भले ही वो अभय से उम्र में बड़ा था, उसने उसे बड़ा भाई कह डाला। अभय मोटे मालिक का बड़ा भाई सुनकर हैरान रह गया। ये आदमी गिरगिट था। एक सेकंड पहले वो उसका मजाक उड़ा रहा था और अब बड़ा भाई कहकर खुशामद कर रहा था। अभय उससे बात नहीं करना चाहता था। उसने सूट ट्राई किया और लगा कि वो परफेक्ट फिट है। शालिनी ने कहा, रुक, कॉलर टेढ़ा है, मैं ठीक करती हूं। उसने अभय को रुकने को कहा और उसका कॉलर सीधा किया। कहते हैं, कपड़े इंसान को बनाते हैं। अभय पहले से ही हैंडसम था और हल्का नीला सूट उसे और आकर्षक बना रहा था। उसने पास खड़ी शिवानी को भी लुभा लिया। अभय सिंह ने सूट पहनकर शालिनी गुप्ता से पूछा, शालिनी, कैसा लग रहा है? शालिनी की आंखों में खुशी चमकी। उसने कहा, तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। भले ही शालिनी ने सिर्फ बहुत हैंडसम कहा, लेकिन उसकी तारीफ पाना आसान नहीं था। जो उससे ये तारीफ पाता, वो सचमुच बहुत हैंडसम होता। मोटे मालिक ने कहा, बड़े भाई, आप पर सूट बहुत जच रहा है, मैं इसे पैक कर देता हूं। अभय ने सिर हिलाकर मना किया, नहीं, मैं इसे पहन कर ही जाऊंगा। कितने पैसे हुए? मैं देता हूं। उसे आज रात रेड वाइन बैंक्वेट में यही सूट पहनना था। बार बार बदलना झंझट था। मोटे मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़े भाई, ये सूट फ्री है, मैं आपको गिफ्ट करता हूं। अभय ने हैरानी से पूछा, सच में? फ्री दे रहे हो? मोटे मालिक ने कहा, बिल्कुल फ्री। आप पर सेप्टवुलस के कपड़े बहुत जचते हैं। अभय ने हल्की स्माइल दी, जब फ्री है तो मैं चलता हूं। उसने तियानहुआ चेन को नमस्ते कहा और शालिनी के साथ स्टोर से निकल गया। मोटे मालिक ने अभय की पीठ देखकर माथे का ठंडा पसीना पोंछा। आखिरकार वो लड़का गया। क्या डर था? उसने शिवानी से कहा, शिवानी, तूने आज बहुत अच्छा किया। इस महीने मैं तुझे 1,000 रुपए का बोनस दूंगा। उसे पता था कि अभय ने सिर्फ शिवानी की वजह से उसे माफ किया। अगर शिवानी न होती तो वो मुसीबत में पड़ता, इसलिए उसे शिवानी को रिवॉर्ड करना था। शिवानी ने मोटे मालिक का रिवॉर्ड सुनकर थैंक यू कहा। वो मन ही मन बहुत खुश थी। बेशक, वो उस लड़के की भी शुक्रगुजार थी। शालिनी ने हंसते हुए कहा, अभय, कितना मजेदार था। मोटा मालिक पहले तेरा मजाक उड़ा रहा था, फिर तुझे बड़ा भाई बुलाने लगा। उसने तुझे 1,000 रुपए का सूट भी गिफ्ट कर दिया। वो जरूर परेशान होगा। उसका खूबसूरत चेहरा खिले फूलों सा चमक रहा था। अभय ने हल्की स्माइल के साथ कहा, आजकल का समाज ऐसा ही है। अगर तुम्हारे पास पैसा या रसूख है तो सब तुम्हारी खुशामद करेंगे। अगर पैसा नहीं तो लोग मजाक उड़ाएंगे। उसे इस बात की गहरी समझ थी। वो अरबों की संपत्ति वाले परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन जब उसके माता पिता गायब हुए तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाना और तिरस्कार करना शुरू कर दिया। अभय ने एक किताब पढ़ी थी जिसमें एक शानदार वाक्य था, अगर तुम गरीब हो तो भीड़ भाड़ वाले बाजार में रहो, कोई परवाह नहीं करेगा। अगर अमीर हो तो दूर पहाड़ों में रहो, फिर भी रिश्तेदार आएंगे। जब शराब का जाम उठे तो अमीरों को पहले चीयर्स करते हैं, लेकिन कौन कह सकता है कि कोई हमेशा अमीर या गरीब रहेगा? शालिनी ने हैरानी से कहा, अभय, तुम्हें इस बारे में इतनी गहरी समझ है? आम इंसान को ऐसी समझ नहीं होती। सिर्फ बुजुर्ग, जिन्होंने जिंदगी के कई साल देखे हों, ऐसी बातें समझते हैं। 7वीं मंजिल पर पहुंचते ही एक माला पहने मिडिल एज्ड आदमी उनके पास आया। उसने स्माइल के साथ कहा, वेलकम, मेरा नाम हाओ तांग है।
आप क्या ढूंढ रहे हैं, जेड ब्रेसलेट या नेकलेस? उसने माला पहनी थी और मित्रे बुद्ध की तरह खुशमिजाज मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों की चमक बता रही थी कि वो कोई साधारण इंसान नहीं है। अभय ने शालिनी का हथेली सहलाते हुए पूछा, तुम्हें क्या पसंद है? वहां जेड, क्रिस्टल, चंदन और अंबर के खूबसूरत ब्रेसलेट्स की वैरायटी थी। शालिनी ने चंदन के ब्रेसलेट को पसंद भरी नजरों से देखते हुए कहा, मुझे ये चंदन का ब्रेसलेट पसंद है। अभय ने ब्रेसलेट का प्राइस टैग देखा, 1 लाख रुपए। उसने आंखें घुमाई। चंदन के ब्रेसलेट कई तरह के और अलग अलग कीमतों के होते हैं। लो ग्रेड 3,000 से 10,000 रुपए, मिडिल ग्रेड 30,000 से 50,000 रुपए और हाई ग्रेड लाखों रुपए तक। अगर ये असली चंदन का ब्रेसलेट होता तो 1 लाख रुपए की कीमत ठीक थी, लेकिन दिक्कत यह थी कि यह ब्रेसलेट नकली था। प्राचीन वस्तुओं की दुकानों के लिए एक कहावत है, 3 साल तक कोई बिक्री नहीं। एक बिक्री 3 साल के लिए काफी। वो 3 साल में एक चीज भी न बेचे। लेकिन अगर एक चीज बिकी, जैसे ये नकली चंदन का ब्रेसलेट, तो उन्हें 1 लाख रुपए का मुनाफा हो जाता। भले ही अभय के पास ब्रेसलेट खरीदने के पैसे थे, लेकिन वो नकली चीज के लिए 1 लाख रुपए नहीं देना चाहता था। अभय सिंह ने चंदन का ब्रेसलेट देखा, लेकिन उसे खरीदने का मन नहीं बनाया, क्योंकि वो नकली था। अगर ये असली होता तो वो बिना सोचे शालिनी गुप्ता के लिए खरीद लेता। शालिनी को नकली चीज देना उसका अपमान होता। पास में एक छोटे बालों वाला लड़का खड़ा था। उसने फैंसी सूट पहना था, परफ्यूम लगाया था और उंगली जितनी मोटी सोने की चेन गले में लटक रही थी। साफ था कि वो अमीर था। उसने जैसे ही शालिनी को प्राचीन वस्तुओं की दुकान में घुसते देखा, उसे तुरंत क्रश हो गया। शालिनी की खूबसूरती और शालीनता ने उसे दीवाना कर दिया। वो शालिनी से बात करने का मौका ढूंढ रहा था और आखिरकार मौका मिल गया। साफ था कि शालिनी को चंदन का ब्रेसलेट पसंद था, लेकिन उसके साथ वाला लड़का उसे खरीद नहीं पा रहा था। उसे लगा कि ये लड़का पैसे की तंगी में है। उसने शालिनी के पास जाकर मुस्कुराते हुए कहा, हाय खूबसूरत, तुम्हें ये चंदन का ब्रेसलेट पसंद है? अगर हां, तो मैं तुम्हारे लिए इसे खरीदना चाहता हूं। ये लड़का अक्सर खूबसूरत लड़कियों के लिए लग्जरी चीजें खरीदता था। आईफोन, बैग्स, हरे जेड ब्रेसलेट जैसी चीजें उन्हें खुश करने के लिए परफेक्ट थी। लड़कियां ऐसे उदार लड़के से दोस्ती करना पसंद करती थी। कुछ तो बदले में उनके साथ सोने को भी तैयार हो जाती थी। शालिनी ने उसकी बात सुनकर भौहें सिकोड़ ली। उसके ठंडे, शालीन चेहरे पर नाराजगी चमकी। उसे ऐसे लोग घिनौने लगते थे जो उसे छेड़ने की कोशिश करते थे। अभय तो और भी गुस्से में था। वो शालिनी के ठीक बगल में खड़ा था। उसका जबड़ा भिंच गया। ये लड़का मुसीबत मोल ले रहा था। क्या उसे दिखाई नहीं देता था कि अभय शालिनी का हाथ पकड़े है, जो साफ दिखाता था कि वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या पति पत्नी है? अभय के सामने ब्रेसलेट खरीदने की बात करके वो क्या गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा था? अभय को पता था कि शालिनी बेहद खूबसूरत है, पूर्वांचल शहर की सबसे सुंदर औरत, चाहे उसका चेहरा हो या फिगर। इसलिए उसे समझ थी कि शालिनी जहां भी जाए, मर्दों का उसे घूरना और उसका लाइमलाइट में रहना लाजमी है, चाहे हर्ष चतुर्वेदी हो या तियान हुआ मॉल का यंग चेन। अभय ने उन्हें सबक सिखाया था ताकि वो शालिनी से दूर रहें, लेकिन पीछा करने वालों की कमी नहीं थी। उसने उस लड़के को ठंडी नजरों से देखकर कहा, वो मेरी औरत है। अगर कोई उसे ब्रेसलेट खरीदेगा तो वो मैं हूं। तेरे लिए कोई चांस नहीं। लड़के ने तंज कसते हुए कहा, सस्ते इंसान, तू इतनी खूबसूरत लड़की के लायक कैसे हो सकता है जब तू चंदन का ब्रेसलेट भी नहीं खरीद सकता? अभय को ब्रेसलेट खरीदने में हिचकते देख उसे लगा कि अभय के पास पैसे नहीं हैं। उसने अभय का मजाक उड़ाना शुरू किया। अभय ने भौहें सिकोड़कर कहा, मैं खरीदूं या नहीं, ये तेरा काम नहीं। लड़के ने घमंड से कहा, हाय बॉस, मैं ये चंदन का ब्रेसलेट लेता हूं क्योंकि इसके पास पैसे नहीं हैं। उसने अपनी बैंक कार्ड निकाली। हालांकि 1 लाख रुपए छोटी रकम नहीं थी,
लेकिन शालिनी जैसी खूबसूरती को खुश करने के लिए सब कुछ जायज था। दुकान के मालिक हाओ तांग ने चापलूसी भरी स्माइल के साथ कहा, आपको सचमुच सामान की समझ है। ये ब्रेसलेट 1000 साल पुराने चंदन का बना है। इसे पहनने से खूबसूरती बनी रहती है, जवानी टिकती है और नींद अच्छी आती है। अभय को वो स्नॉबिश मालिक पहले ही नजरअंदाज कर चुका था, क्योंकि उसे नहीं लगा कि अभय ब्रेसलेट खरीद सकता है। लड़के ने ब्रेसलेट शालिनी को थमाते हुए कहा, यह तुम्हारे लिए खूबसूरत। शालिनी ने सिर हिलाकर कहा, मैं तुम्हें जानती भी नहीं, मैं तुम्हारी चीज नहीं लूंगी। उसने ब्रेसलेट की ओर देखा भी नहीं। उसे ब्रेसलेट पसंद था, लेकिन वो इस लड़के से कुछ नहीं लेना चाहती थी। शालिनी की बात सुनकर लड़का हैरान रह गया। उसने 1 लाख रुपए खर्च किए थे ताकि वो इस खूबसूरती को खुश कर सके, लेकिन उसे हैरानी हुई कि शालिनी ने उसका ऑफर ठुकरा दिया। हाओ तांग ने कहा, मैडम, क्या आपको चंदन का ब्रेसलेट पसंद नहीं? ये मेरी दुकान का आखिरी पीस है। ये सज्जन अमीर है, इनके साथ रहेंगी तो बेहतर होगा। अगर आप इस गरीब लड़के के साथ रहीं तो बाकी जिंदगी दुख में कटेगी। हाओ तांग 1 लाख रुपए की बिक्री से खुश था। बदले में उसने लड़के की मदद शुरू की और अभय का मजाक उड़ाया। लड़के ने फ्लर्टी अंदाज में कहा, दुकानदार सही कह रहा है, खूबसूरत। सिर्फ मैं तुम्हें शानदार जिंदगी दे सकता हूं। ये लड़का तुम्हें चंदन का ब्रेसलेट भी नहीं खरीद सकता। इसके साथ रहना तुम्हारी बर्बादी है। उसने अपनी तारीफ की और अभय को नीचा दिखाया। ये क्या बकवास है? एक मासूम इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अभय ने आंखें घुमाई। उसका गुस्सा भड़कने वाला था। दुकानदार और लड़के ने उसका मजाक उड़ाने की हिम्मत कैसे की? अगर ये बर्दाश्त कर लिया तो क्या बर्दाश्त नहीं होगा? अभय ने फैसला किया कि उसे अपनी इज्जत बचानी है और इन दोनों को सबक सिखाना है कि उसे छेड़ने का क्या अंजाम होता। अभय को प्राचीन वस्तुओं की गहरी समझ थी। उसने अनमोल खजाने देखे थे और असली कली की पहचान आसानी से कर लेता था। इतनी सस्ती नकली चीज दिखाकर ये लोग अपनी मौत को बुला रहे थे। अभय अब सचमुच गुस्से में था। उसने लड़के को तंज कसते हुए कहा, बेवकूफ, अपने आप को मजाक मत बना। तूने मेरी औरत के लिए नकली ब्रेसलेट लिया। लड़के ने चिल्लाकर कहा, क्या मतलब तूने मेरे ब्रेसलेट को नकली कहा? उसका चेहरा गुस्से से बैंगनी हो गया। अगर ब्रेसलेट नकली निकला तो उसकी बहुत बेइज्जती होती। हाओ तांग ने भी जोर से कहा, तू बकवास कर रहा है। तू ब्रेसलेट नहीं खरीद सकता, इसलिए मेरे ब्रेसलेट को नकली कहकर खुद को बेहतर दिखाने की कोशिश कर रहा है। अभय ने हल्की स्माइल के साथ कहा, इसे टेस्ट कर लो, सबको पता चल जाएगा कि ये असली है या नकली। असली चंदन को वाटर चंदन भी कहते हैं। पानी में डालने पर इसका रंग नहीं उतरता और हल्की खुशबू आती है। नकली चंदन का रंग उतरता है और उसमें खुशबू नहीं होती। उसने होठों का कोना मोड़ा। लड़के ने एक ग्लास लिया, उसमें बोतल का पानी डाला और ब्रेसलेट डुबो दिया। जैसा अभय ने कहा, कोई खुशबू नहीं आई। लड़के ने गुस्से से बैंगनी चेहरे के साथ हाओ तांग को घूरा। हाओ तांग ने माथे का पसीना पोंछते हुए ग्लास में ब्रेसलेट दिखाकर कहा, सर, देखिए, ब्रेसलेट का रंग नहीं उतरा। ये नकली नहीं है। अभय ने हाथ पीछे रखकर कहा, हां, ब्रेसलेट पर केमिकल प्रोसेस किया गया है, इसलिए आसानी से रंग नहीं उतरता, लेकिन अगर पानी में सिरका डालोगे तो तुरंत रंग उतर जाएगा। लड़के ने बगल के सुपरमार्केट से सिरके की बोतल लाकर पानी में डाला। ब्रेसलेट की ऊपरी परत का रंग उतरने लगा और आखिरकार पूरी तरह गायब हो गया। वहां एक बदसूरत सियान रंग का ब्रेसलेट पड़ा था। साफ था कि यह पाइनवुड था, जिसकी कीमत 1 रुपए से ज्यादा नहीं थी। लड़के ने चीख कर कहा, तूने मुझे धोखा दिया। उसने गुस्से में हाओ तांग को मुक्का मारा। 1 रुपए के नकली ब्रेसलेट के लिए 1 लाख रुपए खर्च करना बहुत बेइज्जती थी। हाओ तांग भी मुक्का खाकर पीछे नहीं हटा। उसने लड़के से कुश्ती शुरू कर दी। जो 2 लोग अभय का मजाक उड़ा रहे थे, वो अब अपने फायदे के लिए आपस में लड़ रहे थे। ये सीन 2 कुत्तों की लड़ाई सा था।
लेकिन आखिर में दोनों को सिर्फ मुट्ठी भर बाल ही मिले। अभय ने सोचा था कि बदला लेने के लिए इन्हें पीटेगा, लेकिन इन दोनों ने आपस में लड़कर उसकी मेहनत बचा ली। तो फिर क्यों परेशान हो? 36 रणनीतियों में से तीसरी पार्टी को अपराध का हथियार बनाना, अभय इसमें माहिर था। उसने शालिनी का हाथ पकड़ा और कहा, चल शालिनी, इन दो पागलों को छोड़। वो उसके साथ दुकान से निकल गया। उधर फर्स्ट पीपल्स हॉस्पिटल में इनपेशेंट वार्ड में एक लड़का प्लास्टर और बैंडेज में लिपटा था, ड्रिप चढ़ाए बेड पर पड़ा था। ये कुणाल वशिष्ठ था, जिसके हाथ पैर अभय ने तोड़ दिए थे। उसके सामने काले सूट में एक मिडिल एज्ड आदमी खड़ा था। उसका चेहरा उदासी और गहरे गुस्से से भरा था। डॉक्टर ने बताया था कि उसके बेटे के हाथ पैर पूरी तरह टूट गए हैं, हड्डियां चकनाचूर है, रिकवर होने का कोई चांस नहीं। उसे बाकी जिंदगी बेड पर बितानी होगी। वो फेर्शियस टाइगर क्लैन का लीडर था, पूर्वांचल शहर की अंडरग्राउंड फोर्सेस का सरगना। किसी अनजान ने उसके बेटे को अपाहिज कर दिया। ये उसके लिए चुनौती थी। कुणाल ने गुस्से से भरे चेहरे के साथ उस आदमी से कहा, पापा, मेरा बदला लो। काले चेहरे वाले आदमी ने जहरीले अंदाज में जवाब दिया, बेटा, तू निश्चिंत रह, मैं उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा। नहीं, मैं उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े करके मछलियों को खिलाऊंगा। अभय सिंह और शालिनी गुप्ता ने पूरी दोपहर शॉपिंग की और फिर अपनी BMW से रेड वाइन बैंक्वेट के लिए निकले। बैंक्वेट गोल्डन बे क्लब में हो रहा था, जो पूर्वांचल शहर का सबसे शानदार प्राइवेट क्लब था। यहां एंट्री इतनी सख्त थी कि 5 अरब रुपए की डिपॉजिट होने पर भी आपको अंदर नहीं आने दिया जाता। सिर्फ अपने क्षेत्र में शानदार उपलब्धि वाले लोग, जैसे जबरदस्त मेडिकल स्पेशलिस्ट, असाधारण पियानिस्ट या शानदार सिंगर, गोल्डन बे क्लब में आ सकते थे। शालिनी के मामले में वो पूर्वांचल शहर की सबसे खूबसूरत औरत थी, इसलिए उसे रेड वाइन बैंक्वेट का न्योता मिला था। कहा जाता था कि गोल्डन बे क्लब का बैकग्राउंड रहस्यमयी है। जिसने इसमें इन्वेस्ट किया, उसका नेटवर्क अविश्वसनीय था। 40 मिनट बाद वो क्लब पहुंचे। शालिनी ने कार पार्क की और प्यारी स्माइल के साथ कहा, पहुंच गए, अब उतर सकते हो। अभय ने हल्की स्माइल दी, कार का दरवाजा खोला और उतर गया। उसे रेड वाइन बैंक्वेट जैसी चीजों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन शालिनी को न्योता मिला था तो उसे जाना पड़ा। सबसे जरूरी बात, वो डिनर में शालिनी के साथ डांस कर सकता था। उसका बैंक्वेट में जाने का मकसद शालिनी के साथ डांस करना था। शालिनी ने गोल्डन बे क्लब के गेट पर पहुंचते ही तारीफ की, कितना शानदार क्लब है। गोल्डन बे क्लब वाकई पूर्वांचल शहर का सबसे शानदार क्लब था। बेहद लग्जरी, इमारत की पूरी सतह पर गोल्डन मार्बल बिछा था, ग्रीन होटल जैसा लुक, लेकिन कहीं ज्यादा हाई क्लास। मार्बल पर समुद्र और बीच की नक्काशी थी, इसलिए इसका नाम गोल्डन बे पड़ा। क्लब के सामने अनगिनत लग्जरी कारें पार्क थी। गोल्डन बे क्लब में आने वाले अरबपति, CEO, सेलिब्रिटीज थे, इसलिए उनकी कारें भी बेस्ट थी। गोल्डन बे क्लब के गेट पर 2 खूबसूरत सेरेमोनियल अशरेट सफेद चीनी चीपाओं में थी। उनकी गोरी लंबी टांगें दिख रही थी, जो बहुत आकर्षक थी। जैसे ही शालिनी क्लब में घुसने वाली थी, एक मीठी आवाज आई, हेलो, कृपया अपना इनविटेशन दिखाएं। शालिनी ने देखा कि ये बाई ओर की चीपाओं वाली खूबसूरत लड़की थी। उसने स्माइल दी और जेब से इनविटेशन निकालने की कोशिश की, लेकिन अचानक चौंक गई। उसकी जेब में कुछ नहीं था। इनविटेशन कहा गया। उसे याद था कि घर से निकलने से पहले उसने इसे जेब में रखा था। उसने सारी जेबें टटोली, लेकिन कुछ नहीं मिला। वो घबरा गई। अभय ने शालिनी को परेशान देखकर पूछा, क्या हुआ? शालिनी ने भौहें सिकोड़कर कहा, शायद मैंने इनविटेशन खो दिया, मुझे नहीं मिल रहा। क्या? अभय ने आंखें घुमाई। बिना इनविटेशन के कोई अंदर नहीं जा सकता। बाई ओर की लड़की ने अधीरता से कहा, बिना इनविटेशन के आप अंदर नहीं जा सकते। कृपया रास्ता छोड़े, दूसरे मेहमान आ रहे हैं।
उसकी स्माइल गायब हो गई थी। उसे लग रहा था कि सामने वाले लोग शायद धोखेबाज हैं, जो बिना इनविटेशन के क्लब में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अचानक एक ठंडी आवाज आई, दुश्मनों से मुलाकात तो होगी ही। अभय ने मुड़कर देखा। आवाज एक पीले, बीमार दिखने वाले लड़के की थी, जिसकी आंखें खोखली थी। ये लड़का क्या वशिष्ठ था, वशिष्ठ परिवार का यंग मास्टर। अभय उसे जानता था। क्या के पीछे दो और लड़के थे, जो थे हर्ष चतुर्वेदी, चतुर्वेदी परिवार का यंग मास्टर, और जुनली, ली परिवार का यंग मास्टर। बिना शक पूर्वांचल शहर का ली परिवार हिंदुस्तान के ली परिवार की सिर्फ एक शाखा था, बल्कि शाखा की शाखा कहना ज्यादा ठीक होता। जुनली सिर्फ पूर्वांचल शहर के ली परिवार का मास्टर था, जो दिल्ली में कुछ भी नहीं माना जाता। अभय ने क्या वशिष्ठ को एक नजर देखकर कहा, बेहतर हुआ। उसके कुछ कैजुअल शब्दों ने कै को गुस्से से लाल कर दिया। पिछले चैरिटी पार्टी में अभय ने उसकी अनकही बीमारी का जिक्र करके उसकी बेइज्जती की थी, इसलिए वो बहुत भड़क गया। उसने तंज कसते हुए कहा, मेरा बेहतर होना तेरा काम नहीं, लेकिन तू बिना इनविटेशन के रेड वाइन बैंक्वेट में घुसने की कोशिश कर रहा है। कितना मजाकिया। हर्ष चतुर्वेदी चुपचाप बगल में खड़ा था। अभय ने उसका फायदा उठाया था। उसे पता था कि अभय कितना तगड़ा है, इसलिए हर्ष ने मुंह बंद रखा। लेकिन कै को कुछ नहीं पता था। वो बिना रुके अभय का मजाक उड़ाता रहा। अचानक एक प्यारी आवाज हंसी के साथ आई, कौन कहता है मेरा छोटा भाई अंदर नहीं जा सकता? उस मोहक आवाज से अभय को बिना देखे पता था कि ये रूपा सिन्हा है। जैसा उसने सोचा, रूपा लाल ड्रेस में उनकी ओर आ रही थी। रेड वाइन बैंक्वेट के लिए रूपा ने खूब सच संवर किया था। मेकअप की हल्की परत ने उसके चेहरे को और चमका दिया था। उसकी खूबसूरत पलकों पर डेलिकेट आईलाइनर और चमकती आंखें थी। लाल ड्रेस और लाल हाई हील्स में वो खिले हुए लाल गुलाब सी थी, कोमल और आकर्षक। कै वशिष्ठ ने रूपा को देखते ही सम्मान से कहा, हेलो मिस सिन्हा। बिना शक वो रूपा को जानता था। वो दिल्ली के सिन्हा परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी। पूर्वांचल शहर में उससे ज्यादा रसूख वाला कोई नहीं था। हर्ष चतुर्वेदी और जुनली ने भी रूपा को बहुत सम्मान दिखाया, क्योंकि वो उसे नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। भले ही पूर्वांचल शहर के 4 बड़े परिवार मशहूर थे, लेकिन सिन्हा कॉरपोरेशन की नजरों में वो कुछ भी नहीं थे। अगर सिन्हा परिवार चाहे तो चारों परिवार मिट्टी में मिल सकते थे। इतना ताकतवर था सिन्हा परिवार। रूपा ने क्या वशिष्ठ और बाकियों को देखे बिना सीधे शालिनी और अभय के पास जाकर चमकती स्माइल के साथ कहा, चलो अंदर चलते हैं। शालिनी ने भौहें सिकोड़कर रूपा के न्योते का जवाब नहीं दिया। उसे ये मोहक औरत अपने लिए खतरा लगती थी। अभय ने कंफ्यूज होकर पूछा, बिना इनविटेशन के हम अंदर कैसे जाएंगे? रूपा ने प्यारी स्माइल के साथ जवाब दिया, इनविटेशन की जरूरत नहीं, गोल्डन बे क्लब मेरे नाम पर है। शालिनी गुप्ता ने भौहें सिकोड़कर पूछा, गोल्डन बे क्लब तुम्हारा है? उसकी आंखों में हैरानी छुप नहीं सकी। रूपा सिन्हा ने शालिनी को प्यारी स्माइल देकर कहा, हां, आज रात कुछ फ्रेंच और डेनिश मेहमान आएंगे। मैंने ही तुम्हें रेड वाइन बैंक्वेट में बुलाया था। असल में शालिनी को नहीं पता था कि उसका इनविटेशन रूपा ने दिया था। रूपा को लगता था कि शालिनी और अभय सिन्हा का रिश्ता साधारण नहीं है। उसने शालिनी को बुलाने का मकसद ये जानना था कि उसका अभय के साथ क्या रिश्ता है। शालिनी ने यह जानकर कि क्लब रूपा का है, एक पल के लिए अंदर जाने में हिचकी। एक खूबसूरत औरत का दूसरी खूबसूरत औरत का विरोध करना स्वाभाविक था, लेकिन अभय पहले ही अंदर कदम रख चुका था। अपने पति को उस मोहक औरत के साथ अकेला छोड़ना उसे बेचैन करता। जी हां, रूपा सिन्हा एक लुभावनी औरत थी। ये ख्याल शालिनी के मन में कब से था। वो हमेशा इस औरत से सतर्क रहती थी। शालिनी रूपा और अभय के रिश्ते को जानना चाहती थी, और यही बात रूपा को भी परेशान करती थी। दोनों के मन में अपनी अपनी साजिश थी।
क्या वशिष्ठ को यकीन नहीं हुआ? अभय सिन्हा रूपा सिन्हा को जानता है। रूपा सिन्हा कौन थी? सब जानते थे कि वो सिन्हा कॉरपोरेशन की सीईओ और दिल्ली के सिन्हा परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। वो अभय जैसे साधारण लड़के से कैसे जुड़ी हो सकती थी? क्या के अलावा आसपास के लोग भी हैरान थे। भले ही क्या उतना ही हैरान था। वो रूपा को परेशान करने की हिम्मत नहीं कर सकता था, लेकिन अभय को छेड़ना उसके लिए आसान था। उसने ठंडी स्माइल के साथ तंज कसा और हर्ष चतुर्वेदी, जुल्ली और कुछ लोगों के साथ बैंक्वेट की ओर बढ़ गया। कहा जाता था कि डिनर में एक फ्रेंच अरबती आएगा। अगर कोई उस अमीर फ्रेंचमैन से जान पहचान बना ले तो उसके परिवार का बिजनेस बिना शक तरक्की करेगा। गोल्डन बे क्लब का इंटीरियर बाहर जितना ही लग्जरी था। फर्श, दीवारें, छत सब सोने से बने थे। साफ था कि रूपा को सोने से प्यार था। यहां तक कि कुर्सियां और टेबल्स भी गोल्डन थी। अभय को क्लब में कुछ जान पहचान वाले भी मिले, जैसे जय जैन, जैन परिवार का यंग मास्टर, और युनचांग शर्मा, प्राचीन वस्तु संघ के चेयरमैन। क्लब का लॉबी इतना बड़ा था कि 1000 स्क्वायर मीटर में फैला था। बीच में 4 गोल्डन डाइनिंग टेबल्स थी, हर एक 10 मीटर लंबी। टेबल्स पर तरह तरह का खाना था। केक, चीज, सैंडविच, टार्ट्स, सेब, कीवी और अंगूर। खाने के अलावा हर तरह की वाइन थी, जैसे चांग्यू कैबरनेट, ग्रेट वॉल रेड वाइन और डाइंस्ड वाइन। अभय को दोपहर के खाने के बाद से भूख लग रही थी। उसने कुछ केक उठाए और खाने लगा। एक ने कहा, "यह लड़का कौन है?" होस्ट ने डिनर शुरू करने का ऐलान भी नहीं किया और ये खाने लगा। "कितना बदतमीज!" दूसरे ने जोड़ा, "हां, सुना है आज रात एक अमीर फ्रेंच आएगा। ये सारे चीनी लोगों की बेइज्जती कराएगा।" तीसरे ने कहा, "मैंने सुना है कि सिर्फ फ्रेंच नहीं, डेनिश लोग भी आएंगे।" आसपास के लोग अभय के बारे में बात करने लगे, उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखते हुए। असल में जो लोग अभय का तिरस्कार कर रहे थे वो भी भूखे थे और डिनर करना चाहते थे, लेकिन उन्हें इंतजार करना था, क्योंकि रूपा ने ऐलान नहीं किया था और खास फ्रेंच मेहमान अभी नहीं आया था। रूपा ने लॉबी में सबको प्यारी स्माइल देकर कहा, "लेडीज एंड जेंटलमैन, रेड वाइन बैंक्वेट में आपका स्वागत है। मुझे अभी खबर मिली कि फ्रांस से मिस्टर बर्नार्ड और डेनमार्क से बैरन स्मिथ गेट पर हैं। कृपया 1 मिनट रुकें, मैं उन्हें ग्रीट करने जा रही हूं।" रूपा की बात सुनकर लॉबी में शोर मच गया। सबके चेहरों पर हैरानी चमकी। एक ने कहा, "मिस्टर बर्नार्ड, फोर्ब्स ग्लोबल टॉप 100 का अमीर फ्रेंच। वो सिर्फ सुपर रिच बिजनेसमैन ही नहीं, फ्रांस के सबसे बड़े वाइन विनयार्ड का मालिक भी है।" दूसरे ने जोड़ा, "हां, बैरन स्मिथ भी आए हैं। वो डेनिश रॉयल फैमिली से हैं।" तीसरे ने कहा, "मैंने जिंदगी में न मिस्टर बर्नार्ड को देखा, न बैरन स्मिथ को। आज आंखें खुल जाएंगी।" चौथे ने तारीफ की, "सिन्हा कॉरपोरेशन की सीईओ के तौर पर रूपा सिन्हा का रसूख कमाल है। इतने बड़े सेलिब्रिटीज को बुला लिया।" लॉबी में लोग आपस में फुसफुसा रहे थे, रूपा के मजबूत बैकग्राउंड से हैरान। उधर गोल्डन बे क्लब के गेट पर 2 रोल्स रॉयस रुकी। उनमें से 2 लोग उतरे। एक मिडिल एज्ड आदमी था, गठिला, गोरे बाल, नीली आंखें और सीधी नाक। उसका नाम बर्नार्ड था, फ्रेंच अरबती और फ्रांस के सबसे बड़े वाइन विनयार्ड का मालिक। दूसरा 20 साल का युवा था, जिसने अरिस्टोक्रेटिक कपड़े पहने थे। गोरी त्वचा, गोरे बाल और नीली आंखों के साथ वो बहुत हैंडसम और आकर्षक था। ये युवा कोई साधारण नहीं था। वो डेनिश रॉयल फैमिली से था और बैरन था, जिसकी ऊंची हैसियत थी। रूपा ने प्यारी स्माइल के साथ कहा, "मिस्टर बर्नार्ड और बैरन स्मिथ, मेरे रेड वाइन बैंक्वेट में स्वागत है। आप दोनों का यहां होना मेरे लिए सम्मान है। मैं हिंदुस्तान में आपके आने की गर्मजोशी से तारीफ करती हूं।" बर्नार्ड ने हिंदी में जवाब दिया, "आपका स्वागत है, मिस सिन्हा। आपके पिता मेरे करीबी दोस्त हैं। इस बार मैं आपसे एक फेवर मांगना चाहता हूं।" उसकी हिंदी बहुत साफ
और स्टैंडर्ड थी। साफ था कि उसने इस विजिट के लिए खास तौर पर हिंदी सीखी थी। फेवर मांगना? रूपा का आकर्षक चेहरा कंफ्यूज हो गया। वो बर्नार्ड को अच्छे से जानती थी। वो फ्रांस का अरबती था। उसका परिवार सुपर रिच था। वो उसके पिता के करीबी थे और पीढ़ी के हिसाब से वो उसकी जूनियर थी। उसे और कंफ्यूज करने वाली बात थी कि बर्नार्ड ने उससे मदद मांगी। ये समझ नहीं आया क्योंकि बर्नार्ड उसके पिता का दोस्त था और पिता बिना शक उसकी मदद करते। फिर वो पूर्वांचल शहर में उससे मदद मांगने क्यों आया? बर्नार्ड ने उसकी कंफ्यूजन भांप ली। उसने स्माइल देकर कहा, मिस सिन्हा, असल में बैरन स्मिथ और मैं यहां किसी को ढूंढने आए हैं। हमें पता है कि आपका नेटवर्क बहुत मजबूत है, इसलिए आपसे मदद मांग रहे हैं। किसी को ढूंढना? रूपा को तुरंत समझ आ गया कि फ्रांस और डेनमार्क से इन दोनों के आने की असली वजह किसी को ढूंढना है। उसने अपने लाल होंठ हल्के से उठाकर पूछा, मिस्टर बर्नार्ड, जिसे आप ढूंढ रहे हैं, उसका नाम क्या है? बर्नार्ड ने कहा, मैं वुल्फ कॉन्टिनेंट के वुल्फ किंग को ढूंढ रहा हूं। रूपा ने पूछा, वुल्फ कॉन्टिनेंट का वुल्फ किंग? वो कौन है? बर्नार्ड ने उसकी ओर उम्मीद भरी नजरों से देखकर कहा, उसका दूसरा नाम है अभय सिंह। क्या आप उसे जानती हैं? रूपा सिन्हा के आकर्षक चेहरे पर हैरानी चमकी जब उसने बर्नार्ड की बात सुनी। उसने क्या सुना? वो वुल्फ कॉन्टिनेंट के वुल्फ किंग अभय सिन्हा को ढूंढ रहा था। सिन्हा परिवार की बेटी के तौर पर रूपा ने वुल्फ किंग की किंवदंती सुनी थी। वो उस कॉन्टिनेंट का सबसे ताकतवर इंसान था, जिसके पास सबसे ज्यादा शक्ति थी। उसने स्माइल के साथ कहा, मिस्टर बर्नार्ड, मैं एक अभय सिंह को जानती हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो वही है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। भले ही वो अभय को जानती थी, लेकिन पूर्वांचल शहर में एक ही नाम वाले कई लोग थे। उसे यकीन नहीं था कि बर्नार्ड जिस अभय को ढूंढ रहा है वो वही है जिसे वो जानती है। बर्नार्ड के चेहरे पर खुशी भरी स्माइल फैल गई। माय गॉड, लगता है पूर्वांचल शहर आने का मेरा फैसला सही था। अभी आया और वुल्फ किंग की खबर मिल गई। ये शानदार है। हां, जिस अभय सिन्हा को आप जानती हैं, वो क्या करता है? बर्नार्ड के लिए अभय की खबर दुनिया की सबसे अच्छी खबर थी। वो फ्रांस से इतनी दूर सिर्फ वुल्फ किंग से मिलने और उसकी मदद मांगने आया था। रूपा ने जवाब दिया, वो हिम शिखर कॉरपोरेशन का कर्मचारी है, सेल्स पर्सन। बर्नार्ड ने हैरानी से पूछा, सेल्स पर्सन? आप यकीनन कह रही हैं कि वो सिर्फ सेल्स पर्सन है? रूपा ने कहा, मिस्टर बर्नार्ड, बिल्कुल यकीनन, वो सेल्स पर्सन है। बर्नार्ड ने अपने गोरे चेहरे को हिलाया। आह, लगता है ये अभय वो वुल्फ किंग नहीं है जिसे मैं ढूंढ रहा हूं। उसकी आंखों में निराशा साफ थी। जिस इंसान को वो दुनिया में सबसे ज्यादा सम्मान देता था, वो सेल्स पर्सन कैसे हो सकता था? उसकी नजरों में वुल्फ किंग गर्वीला और ताकतवर था। किसी ने एक बार उसे अपनी कंपनी का सिक्योरिटी कंसल्टेंट बनने के लिए $10 मिलियन की पेशकश की थी। हां, सिक्योरिटी कंसल्टेंट जिसे ऑफिस भी नहीं जाना पड़ता था। असल में वो शख्स अभय के रसूख और ताकत का इस्तेमाल कंपनी की हिफाजत के लिए करना चाहता था, लेकिन वुल्फ किंग ने उस ऑफर को ठुकरा दिया था। वुल्फ किंग को $10 मिलियन की सालाना सैलरी भी नहीं चाहिए थी। वो कुछ $1000 महीने की सेल्स पर्सन की नौकरी क्यों करता? बैरन स्मिथ के चेहरे पर भी निराशा चमकी जब उसने सुना कि अभय सेल्स पर्सन है। जाहिर तौर पर उसकी सोच बर्नार्ड जैसी थी। वुल्फ किंग जैसा ताकतवर शख्स सेल्स पर्सन क्यों बनेगा? उनके जैसे अरबतियों और रईसों के लिए सेल्स पर्सन की नौकरी तुच्छ थी। रूपा ने माफी भरी स्माइल के साथ कहा, मिस्टर बर्नार्ड, बैरन स्मिथ, निश्चिंत रहें, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपका वुल्फ किंग मिल जाए। उसे नहीं लगा कि अभय वो किंवदंती वाला वुल्फ किंग हो सकता है। आखिरकार वुल्फ किंग सबसे ताकतवर था। वो गर्वीला और अभिमानी होना चाहिए। जब वो गुस्सा होता तो खून बहता, अगर वो पैर पटकता तो जमीन हिलती। वो पूरी दुनिया पर नजर रखता था। वो सबको तुच्छ समझता था। अगर सिन्हा कॉरपोरेशन का सीईओ
उसे कंपनी का सीईओ बनने का न्योता देता, तब भी वो नहीं मानता। वो हिम शिखर कॉरपोरेशन में सेल्स पर्सन कैसे हो सकता था? नामुमकिन। सच कहें तो हिम शिखर कॉरपोरेशन कुछ 100 मिलियन रुपए की बड़ी कंपनी थी, लेकिन अरबों रुपए की कंपनी की सीईओ रूपा की नजरों में यह छोटी कंपनी थी। इंसान का नजरिया उसकी जिंदगी की जगह पर निर्भर करता है। एक आम कर्मचारी के लिए 5,000 रुपए महीने की सैलरी शानदार है, लेकिन एक कंपनी के मैनेजर के लिए 50,000 रुपए महीने की सैलरी बहुत कम है। रूपा ने मोहक स्माइल के साथ कहा, चले, मैं आपको रेड वाइन बैंक्वेट में ले चलती हूं। मेहमान हमारा इंतजार कर रहे हैं। उसने दोनों को गोल्डन बे क्लब के अंदर ले लिया। बर्नार्ड और स्मिथ ने लग्जरी डेकोरेशन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो इसे देखने के आदी लग रहे थे। इससे रूपा थोड़ा प्रभावित हुई। वो वाकई फ्रांस के अरबती और डेनमार्क के रईस होने के लायक थे, जिन्हें उसके 10 मिलियन रुपए के डेकोरेशन ने जरा भी प्रभावित नहीं किया। उस वक्त हॉल में सबकी नजरें प्रवेश द्वार पर टिकी थी। सब फ्रांस के किंवदंती अरबती और डेनमार्क के बैरन से मिलना चाहते थे। वाइन बैंक्वेट ऊंचे तबके के लिए नेटवर्किंग और ज्यादा अहम लोगों से मिलने का जरिया था। अगर वो किसी अरबती से मिलकर उसे इंप्रेस कर लेते और कोई बिजनेस प्रोजेक्ट हासिल कर लेते तो जैकपॉट लग जाता और वो अमीर हो जाते। भले ही हॉल में मौजूद सब पूर्वांचल शहर के एलिट थे, लेकिन फोर्ब्स टॉप 100 रिच लिस्ट के बर्नार्ड से उनकी तुलना नहीं हो सकती थी। जब रूपा ने स्मिथ और बर्नार्ड को हॉल में लाया, सब खड़े हो गए और जोर जोर से तालियां बजाने लगे। तालियां बजाना स्वागत का तरीका था। इससे वो दिखाना चाहते थे कि वो दोनों का जोरदार स्वागत कर रहे हैं। शालिनी ने भी तालियां बजाई। हर्ष चतुर्वेदी, के वशिष्ठ और बाकियों ने इतनी जोर से तालियां बजाई कि उनके हाथ लाल हो गए। सब बर्नार्ड का ध्यान चाहते थे। सिर्फ अभय ने तालियां नहीं बजाई। वो अभी भी केक की प्लेट पकड़े खा रहा था। उसने सिर भी नहीं उठाया और उसे नहीं पता था कि रूपा दोनों को हॉल में कब ले आई। आसपास के लोग अभय को तालियां न बजाते देख तिरस्कार भरी नजरों से देखने लगे। उन्हें लगा कि यह शख्स कितना बदतमीज है। फ्रांस का अरबती और डेनमार्क का बैरन आए हैं, फिर भी ये तालियां नहीं बजा रहा। कितना रूखा। कै वशिष्ठ ने अभय को तिरस्कार से देखकर बुदबुदाया, कितना गवार। तभी तो ये सिर्फ सेल्स पर्सन बन सकता है। सिर्फ कहीं नहीं, हर्ष चतुर्वेदी और जुन ली ने भी अभय को तिरस्कार से देखा। उनकी नजरों में अभय एक गवार था जो ऊंचे समाज की तमीज नहीं जानता। इंटरनेशनल लोगों से मिलते वक्त सम्मान और स्वागत जरूरी था। अभय को आसपास वालों की नजरों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए भरा पेट ज्यादा अहम था। एक ने कहा, माय गॉड, मिस्टर बर्नार्ड इतने जवान दिखते हैं, सिर्फ 30 साल के लगते हैं। दूसरे ने जवाब दिया, जाहिर है अमीर लोग अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, अच्छा सोते हैं, अच्छा खाते हैं, जवान तो दिखेंगे। तीसरे ने तारीफ की, देखो बैरन स्मिथ कितने हैंडसम हैं, उनकी हल्की नीली आंखें नीलम जैसी है, कितनी आकर्षक। चौथे ने आह भरी, बैरन स्मिथ रईस है, अगर वो मुझे एक नजर भी देख ले तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। आसपास के लोग तालियां बजाते हुए तारीफ कर रहे थे। मर्द बर्नार्ड की दौलत और जवानी से जल रहे थे। औरतें स्मिथ की आकर्षकता और लुक से दीवानी थी। फ्रेंच और डेनिश मर्दों ने कमरे में आते ही सबका ध्यान खींच लिया। बर्नार्ड ने रूपा से स्माइल के साथ कहा, मिस सिन्हा, हिंदुस्तानी लोग बहुत मेहमान नवाज हैं। उसने हल्का सिर उठाया, गर्व से। उसे गर्व करने का हक था, क्योंकि कमरे में उससे ज्यादा अमीर कोई नहीं था। बर्नार्ड समझदार था और जानता था कि हॉल के लोग उसे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे वो बहुत खुश था। उसे लाइमलाइट में रहना पसंद था। स्मिथ ने भी घमंड से सिर उठाया। वो रईस और रॉयल फैमिली का मेंबर था। जाहिर तौर पर उसे दूसरों से बेहतर होने का एहसास था। बर्नार्ड ने अभय की ओर इशारा करते हुए कहा, अरे, कोई ताली नहीं बजा रहा। उसका चेहरा हल्का बदल गया, चूंकि अभय सिर झुकाए केक खा रहा था।
बर्नार्ड उसका चेहरा नहीं देख सका। उसे बस इतना लगा कि वो शक्ल जानी पहचानी है। बर्नार्ड की बात सुनकर रूपा सिन्हा ने उसकी नजरों का पीछा किया। जब उसने अभय सिन्हा को केक खाते देखा तो उसने आंखें घुमाई। वो थोड़ा हैरान थी। तू केक खा रहा है, ये तो ठीक, लेकिन बर्नार्ड के सामने क्यों? और तालियां क्यों नहीं बजा रहा? ये बहुत बेइज्जती है। तभी बर्नार्ड का गुस्सा होना स्वाभाविक है। शालिनी गुप्ता ने देखा कि सबका ध्यान अभय पर है। उसका चेहरा अजीब और असहज हो गया। उसे भी लगा कि उसका पति जरा ज्यादा कर रहा है। अगर तुझे विदेशी पसंद नहीं तो भी उनके सामने केक नहीं खाना चाहिए। वो सोचेंगे कि तू उनकी बेइज्जती कर रहा है। शालिनी ने अभय की कोहनी खींचकर कहा, केक खाना बंद कर और सिर उठा। अभय केक का मजा ले रहा था। जब शालिनी ने उसे खींचा, उसने कंफ्यूज होकर सिर उठाया। क्यों खींच रही है? जब अभय ने सिर उठाया, बर्नार्ड और स्मिथ ने उसका चेहरा देखा। दोनों कांप गए। उनकी आंखें खुशी से भर गई। वो उस भिखारी से ज्यादा खुश थे जिसे 50 लाख रुपए मिल गए हों। बर्नार्ड ने उत्साह से कहा, वुल्फ किंग, ये महामहिम वुल्फ किंग है। वो अभय की ओर ऐसे बढ़ा जैसे कोई खजाना देख लिया हो। बैरन स्मिथ भी उत्साह से अभय की ओर बढ़ा। एक ने कहा, अरे, इस लड़के ने बर्नार्ड के सामने केक खाया, अब ये सबक सीखेगा। दूसरे ने जोड़ा, मुझे भी ऐसा लगता है। देखा, बर्नार्ड कितनी तेजी से इसके पास जा रहा है, जरूर इसे सबक सिखाएगा। तीसरे ने कहा, यह हमारे देश की बेइज्जती कर रहा है। अगर बर्नार्ड इसे मारे तो मैं नहीं रोकूंगा। आसपास के लोग जोर शोर से बात कर रहे थे। सबको लगा कि बर्नार्ड अभय को सबक सिखाने जा रहा है। क्या वशिष्ठ ने बगल से तंज कसते हुए हंसकर कहा, हाँ अभय, सुना है बर्नार्ड का टेम्पर बहुत खराब है। तूने उसकी अनदेखी की, अब तू गया। अभय ने क्या की बेइज्जती सुनकर उसकी ओर देखा, लेकिन उससे निपटने का मन नहीं किया। उसने बर्नार्ड और स्मिथ को अपनी ओर आते देखा। उसे समझ नहीं आया कि ये दोनों हिंदुस्तान में क्या कर रहे हैं। सबके कंफ्यूजन के बीच बर्नार्ड अभय के पास पहुंचकर गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि उसने झुककर अभिवादन किया। पश्चिमी दुनिया में झुकना सबसे फॉर्मल सलाम था। यह प्राचीन हिंदुस्तान में घुटने टेकने जैसा था। जब कोई साधारण इंसान सम्राट से मिलता तो उसे सम्मान दिखाने के लिए घुटने टेकने पड़ते थे, लेकिन पश्चिम में झुकना सम्मान दिखाने का तरीका था। यह औपचारिकता सिर्फ राजा या किसी बहुत सम्मानित शख्स से मिलते वक्त इस्तेमाल होती थी। मिसाल के तौर पर, अगर बर्नार्ड पूर्वांचल शहर के मेयर से मिलता तो वो सिर्फ हाथ मिलाता, वो झुकता नहीं। लेकिन उसने अभय के लिए झुककर सलाम किया। इसका मतलब था कि उसके दिल में अभय पूर्वांचल शहर के मेयर से ज्यादा अहम था। बर्नार्ड ने भावुक होकर कहा, महामहिम वुल्फ किंग, आखिरकार मुझे आप मिल गए। वो ऐसा था जैसे कोई स्टूडेंट अपने सबसे सम्मानित टीचर से मिला हो। अभय ने स्माइल के साथ पूछा, लिटिल बियर्ड, लिटिल स्मिथ, तुम लोग हिंदुस्तान में क्या कर रहे हो? क्या लिटिल बियर्ड, लिटिल स्मिथ? अभय के बर्नार्ड और स्मिथ के लिए निकनेम सुनकर आसपास के लोग हैरान रह गए। उनके जबड़े लटक गए। कुछ लोग तो बेहोश हो गए। बर्नार्ड फ्रांस का अरबती था। उसकी नेटवर्थ $5 अरब से ज्यादा थी। अगर मेयर उससे मिलता तो उसे भी सम्मान से स्वागत करना पड़ता। तू उसे लिटिल बियर्ड कैसे कह सकता है? स्मिथ डेनमार्क का बैरन था, रॉयल फैमिली का मेंबर। डेनमार्क की प्रिंसेस कंसोर्ट भी उसे लिटिल स्मिथ नहीं कहती। तू उसे लिटिल स्मिथ कैसे कह सकता है? लिटिल बियर्ड, लिटिल स्मिथ, क्या बकवास नाम है। सब अभय की बातों पर हैरान थे, लेकिन सबको हैरानी तब हुई जब बर्नार्ड और स्मिथ ने अभय के दिए निकनेम सुनकर खुशी जाहिर की। बर्नार्ड ने चौड़ी स्माइल के साथ उत्साह से कहा, महामहिम वुल्फ किंग, आपको अभी भी लिटिल बियर्ड याद है? मैं बहुत टच्ड हूं। स्मिथ ने भी सिर हिलाकर दिखाया कि वो कितना टच्ड है। आसपास के लोगों को लगा कि लिटिल बियर्ड और लिटिल स्मिथ तिरस्कार भरे शब्द है,
लेकिन स्मिथ और बर्नार्ड की नजरों में ये बहुत बड़ी तारीफ थी। और ये क्या ये बर्नार्ड वाकई वो अरबती बर्नार्ड है? वो अभय को देखकर इतना उत्साहित क्यों है और खुद को लिटिल बियर्ड क्यों कह रहा है? रुकिए। आसपास के लोगों का चेहरा अचानक बदल गया। बर्नार्ड ने अभय को महामहिम वुल्फ किंग कहा था। वुल्फ किंग? ये कौन था? सब कंफ्यूज और हैरान थे। भले ही हॉल के लोग पूर्वांचल शहर के अमीर थे, लेकिन वो उस लेवल पर नहीं थे कि वुल्फ किंग को जान सकें। इन लोगों को न तो वुल्फ किंग से मिलने का मौका मिला था, न ही वो जानते थे कि वुल्फ किंग क्या है। लेकिन वो इतना समझ गए कि जो शख्स फोर्ब्स की टॉप 100 रिच लिस्ट के फ्रेंच अरबती को झुकने पर मजबूर कर सकता है, वो साधारण नहीं हो सकता। जिन लोगों ने अभय का मजाक उड़ाया था, उनके चेहरे पीले पड़ गए और वो कांपने लगे। अगर अभय ने उनसे पंगा लिया तो वो गए। क्या वशिष्ठ का चेहरा पीला था, माथे पर पसीने की बूंदें थी। वशिष्ठ परिवार के यंग मास्टर के तौर पर उसे बर्नार्ड की ताकत का अंदाजा था। जो शख्स बर्नार्ड को झुका सकता है, वो साधारण नहीं हो सकता। कै को बहुत पछतावा हुआ कि उसने पहले अभय का मजाक उड़ाया। हर्ष चतुर्वेदी और जुन ली के चेहरे भी पीले थे। उनकी आंखों में डर था। ये यंग मास्टर्स बड़े परिवारों में पले बढ़े थे। भले ही वो बहुत बिगड़ैल थे, लेकिन उन्हें ऊंचे समाज की समझ थी। समाज जितना ऊंचा, नियम उतने सख्त। वो उस शख्स को नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे जो बर्नार्ड को झुका सकता है। हॉल में सिर्फ रूपा सिन्हा को वुल्फ किंग की असलियत पता थी। वो दिल्ली के 4 बड़े परिवारों में से एक की बेटी थी और अपने परिवार से वुल्फ किंग के बारे में सुन चुकी थी। धरती पर 7 किंग्स थे। हर किंग ताकतवर था। वुल्फ किंग ड्रैगन किंग जितना ही ताकतवर था। रूपा को पता था कि ड्रैगन किंग हिंदुस्तान की रहस्यमय ड्रैगन फैंग टीम का लीडर है। वो ताकतवर था और उसकी हैसियत खास थी। टीम का काम राष्ट्रपति की हिफाजत और राष्ट्रीय सुरक्षा के दूसरे काम थे। वो सीधे राष्ट्रपति के कंट्रोल में थे। रीजनल मेयर भी उन्हें डायरेक्ट नहीं कर सकता था। उनकी ताकत बहुत थी। रूपा के चेहरे पर खुशी चमकी। अभय वो किंवदंती वुल्फ किंग है। अगर अभय सचमुच वुल्फ किंग था तो उसे जय वशिष्ठ से शादी नहीं करनी पड़ती। लेकिन वशिष्ठ परिवार की ताकत सोचकर उसका चेहरा बदल गया। उसने अपने पिता से सुना था कि वशिष्ठ परिवार सिर्फ दिल्ली के 4 बड़े परिवारों में से एक नहीं है। उनके पीछे एक रहस्यमयी ताकत है। हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर ड्रैगन किंग वशिष्ठ परिवार से करीबी रिश्ता रखता है। भले ही अभय ताकतवर था, लेकिन शायद वो वशिष्ठ परिवार का मुकाबला न कर सके। बेशक ये सब रूपा की अटकलें थी। उसे नहीं पता था कि अभय कितना ताकतवर है या उसका कितना रसूख है। ये बातें सिर्फ अभय जानता था। अभय ने केक खत्म करके प्लेट टेबल पर रख दी। उसने पूछा, लिटिल बियर्ड, तू हिंदुस्तान में क्यों आया? बर्नार्ड ने सम्मान से झुकते हुए कहा, मैं आपको ढूंढने आया। मुझे आपसे कुछ मदद चाहिए। हॉल में घुसते वक्त उसका घमंड गायब हो चुका था। उसके चेहरे पर सिर्फ सम्मान था। अभय सिंह ने हल्की स्माइल के साथ पूछा, लिटिल बियर्ड, तुझे क्या चाहिए? उसे बर्नार्ड से अच्छा इंप्रेशन था। हर बार जब वुल्फ फैंग टीम यूरोप में मिशन के लिए जाती, बर्नार्ड उनके रहने और खाने का मुफ्त इंतजाम करता। बर्नार्ड ने उम्मीद भरी आंखों से कहा, मेरे पिता बीमार हैं। वो कोमा में है। मैं चाहता हूं कि आप उनकी इलाज की कोशिश करें। सालों पहले जब बर्नार्ड गंभीर रूप से बीमार था और कोई डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर पाया, तब अभय ने उसे बचाया था। इसलिए उसे पता था कि अभय की मेडिकल स्किल्स कमाल की है। उसकी एक्यूपंक्चर स्किल्स जादू जैसी थी। अभय ने हल्की स्माइल के साथ बर्नार्ड की रिक्वेस्ट मान ली। हां, ठीक है, लेकिन आज रात नहीं। कल कैसे रहेगा? बर्नार्ड ने भावुक होकर झुकते हुए कहा, बहुत बहुत शुक्रिया। उसे पता था कि जब वुल्फ किंग ने उसके पिता का इलाज करने का वादा किया तो वो जरूर ठीक हो जाएंगे। अभय ने बैरन स्मिथ से पूछा, लिटिल स्मिथ, तू हिंदुस्तान क्यों आया? स्मिथ को लिटिल स्मिथ निकनेम सुनकर खुशी हुई।
उसे लगा कि ये निकनेम उसका अभय के साथ करीबी रिश्ता दिखाता है, लेकिन आसपास के लोग मुंह टेढ़ा करने लगे। स्मिथ ने एक खत निकाला और अभय को थमाते हुए कहा, यह प्रिंसेस मारिया का आपके लिए खत है। वो आपको बहुत मिस करती है, लेकिन कुछ काम की वजह से हिंदुस्तान नहीं आ सकी, इसलिए उन्होंने मुझे ये खत लाने को कहा। प्रिंसेस मारिया का खत? स्मिथ की बात सुनकर अभय के चेहरे पर खुशी चमकी। उसे प्रिंसेस मारिया से मिले और बात किए हुए काफी वक्त हो गया था। जब वो यूरोप में था, डेनमार्क की प्रिंसेस सारा दिन उसके आसपास रहती थी। सबसे खास बात, प्रिंसेस को ड्राइंग का शौक था। वो अभय से ड्राइंग सिखाने की जिद करती थी और दोनों बहुत करीब थे। अभय ने हल्की स्माइल के साथ कहा, तेरी मेहनत के लिए थैंक्स। उसने खत खोला। जैसा उसने सोचा, उसमें एक ड्राइंग थी। सफेद कागज पर नीला समुद्र और गोल्डन बीच था। बीच पर एक मर्द और औरत टहल रहे थे। औरत प्रिंसेस मारिया जैसी थी और मर्द अभय जैसा। ड्राइंग देखकर अभय हल्का मुस्कुराया। उसे एक नजर में पता चल गया कि प्रिंसेस मारिया उसे मिस कर रही है। वो प्रिंसेस को गोल्डन बीच ले गया था और वहां कई यादें बनाई थी। शालिनी का चेहरा प्रिंसेस मारिया की ड्राइंग देखकर बदल गया। आखिरकार अभय उसका पति था। उसे बुरा लगा कि किसी दूसरे देश की प्रिंसेस ने उसे खत लिखा और ड्राइंग बनाई, लेकिन शालिनी को पता था कि अभय विदेश में पला बढ़ा है और वो रहस्यमयी वुल्फ किंग है। ये उम्मीद थी कि वो डेनमार्क की प्रिंसेस को जानता हो। भले ही शालिनी को वुल्फ किंग का मतलब ठीक ठीक नहीं पता था, लेकिन उसे एहसास था कि वुल्फ किंग जरूर बहुत ताकतवर होगा। उसे अपने पति की ताकत पर खुशी थी, लेकिन अगर दूसरी औरतें उसके पति के लिए फीलिंग्स रखें तो वो खुश नहीं होती। उसे खतरा महसूस हुआ। उसने सोचा कि शायद उसे जल्दी अभय को अपना शरीर दे देना चाहिए ताकि उसका दिल जीत सके। रूपा ने दोनों से कहा, मिस्टर बर्नार्ड, बैरन स्मिथ, रेड वाइन बैंक्वेट शुरू होने वाला है। कृपया साइड में चलें। बैंक्वेट का सबसे अहम हिस्सा शराब पीना और डांस करना था। सारी ड्रिंक्स साइड में रखी थी, इसलिए उसने दोनों को वहां जाने का न्योता दिया। रूपा की बात सुनकर बर्नार्ड और स्मिथ ने तुरंत कुछ नहीं कहा। दोनों ने अभय की ओर देखा और उसकी बात का इंतजार किया। अभय ने स्माइल के साथ कहा, बर्नार्ड, तुम लोग जाओ, मैं कल तुम्हारे साथ फ्रांस की फ्लाइट लूंगा। बर्नार्ड आज का वीआईपी था। अगर वो नहीं पीता या खाता तो कोई और हिम्मत नहीं करता। अभय की सहमति मिलने पर बर्नार्ड और स्मिथ रूपा के साथ साइड में चले गए, लेकिन जाने से पहले रूपा ने अभय को जोर से घूरा। साफ था कि उसने भी सुना था कि डेनमार्क की प्रिंसेस ने उसे खत लिखा है। उसे थोड़ी जलन और नाराजगी थी। खूबसूरत औरतें भी अपने पसंदीदा मर्द को लेकर पूरी तरह कॉन्फिडेंट नहीं होती। उन्हें डर रहता है कि कोई दूसरी औरत उनके मर्द को लुभा न ले। आसपास के लोग चले गए तो शालिनी ने ठंडे और जलन भरे चेहरे से पूछा, सच सच बता, तेरा प्रिंसेस मारिया के साथ क्या रिश्ता है? भले ही उसने प्रिंसेस मारिया को कभी नहीं देखा, लेकिन वो जरूर खूबसूरत होगी। ड्राइंग से उसने देखा था कि वो गोरे बालों और नीली आंखों वाली खूबसूरत औरत है। अभय ने शालिनी को देखकर पूछा, क्या तू जल रही है? उसे शालिनी का ऐसा एक्सप्रेशन कम ही देखने को मिलता था, लेकिन उसे पता था कि इसका मतलब शालिनी जल रही है। शालिनी ने कहा, कौन जल रहा है? मैं नहीं जल रही। अभय ने पूछा, सच में? उसने नाक सिकोड़कर कहा, हां, मैं जल रही हूं। सच बता, तेरा प्रिंसेस मारिया के साथ क्या रिश्ता है? साफ था कि वो अभय को आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। अभय को भी समझ आ गया कि उसे सफाई देनी होगी, वरना शालिनी जलती रहेगी। बेशक उसे शालिनी का जलना अच्छा लग रहा था। आखिरकार वही औरत जलती है जो तुम्हारी फिक्र करती है। उसने कहा, जब मैं विदेश में रहता था, मैंने एक बार प्रिंसेस मारिया को किडनैपिंग से बचाया था। उसके बाद वो मेरी बहुत शुक्रगुजार थी।
शालिनी ने पूछा, तूने हीरो बनकर खूबसूरत लड़की को बचाया? अभय ने हल्की स्माइल के साथ कहा, हां, तुम ऐसा कह सकती हो। उसने बताया कि प्रिंसेस मारिया उसका इतना ख्याल क्यों रखती है। शालिनी के चेहरे की जलन धीरे धीरे कम हुई। चूंकि अभय ने प्रिंसेस मारिया को बचाया था, तो उसका शुक्रगुजार होना समझ आता था। लेकिन उसे ड्राइंग से अभी भी थोड़ा गुस्सा था। उसने अपने दिल का सवाल पूछा, कौन ज्यादा खूबसूरत है, प्रिंसेस मारिया या मैं? अभय मन में हंसकर सोचने लगा, हां, मैं जानता था कि तू ये सवाल पूछेगी। उसे पता था कि शालिनी ये सवाल जरूर पूछेगी। उसने कहा, जाहिर है तू ज्यादा खूबसूरत है। मेरे दिल में तू आकाश का तारा है। तू सबसे खूबसूरत और आकर्षक औरत है। अभय को शालिनी को खुश करने के लिए उसे सबसे खूबसूरत कहना था। औरतों को शहद भरी बातें पसंद होती है, और शालिनी इसका अपवाद नहीं थी। अभय की तारीफ सुनकर उसके खूबसूरत चेहरे पर स्माइल फैल गई। वो बहुत खुश थी। गोल्डन बे क्लब के अंदर उस वक्त पूरा हॉल चहल पहल से भरा था। कई लोग बर्नार्ड और स्मिथ के आसपास जमा थे, उनकी खुशामद करने की कोशिश में। बेशक और भी ज्यादा लोग अभय सिंह की तारीफ करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ हिम्मती अमीर लड़कियां तो अभय के पास जाकर उसका फोन नंबर मांगने लगी। लेकिन अभय ने सारी लड़कियों की रिक्वेस्ट ठुकरा दी। शालिनी गुप्ता ठीक बगल में थी। वो न तो इन लड़कियों के नंबर लेने की हिम्मत करता था, न ही उन्हें अपना नंबर देता। शालिनी ने मोहक स्माइल के साथ कहा, तू तो काफी पॉपुलर है। उसकी स्माइल ने सबका ध्यान खींच लिया। पूर्वांचल शहर के नंबर 1 खूबसूरत औरत के तौर पर शालिनी के ढेर सारे दीवाने थे। कई लोग उसे जानते थे। कुछ मर्द उससे फ्लर्ट करने आए, लेकिन शालिनी ने उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज किया। वो मायूस होकर चले गए। कुछ अमीर मर्द हार नहीं माने और अभी भी शालिनी से बात करना चाहते थे। उन्होंने उसे डांस का न्योता दिया, लेकिन इस नाजुक मौके पर अभय ने एक ठंडी नजर से उन्हें डराकर भगा दिया। अब कोई अरबती अभय को सेल्स पर्सन समझने की हिम्मत नहीं करता था। क्या तुमने कभी ऐसा सेल्स पर्सन देखा जो बर्नार्ड को सम्मान में झुका दे? अभय पहला सेल्स पर्सन था जिसने ये कारनामा किया। अभय ने हल्का झुककर अपना हथेली आगे बढ़ाई। क्या मुझे खूबसूरत शालिनी के साथ डांस करने का सम्मान मिल सकता है? उसका अंदाज परफेक्ट था और शालिनी बहुत इंप्रेस हुई। यह पश्चिमी रईसों का स्टैंडर्ड तरीका था। शालिनी ने स्माइल के साथ कहा, ठीक है, मैं तुझे एक मौका देती हूं। वो आसपास की जलन भरी नजरों के बीच डांसिंग एरिया की ओर बढ़ी। एक ने कहा, डांस करना मुश्किल है, इस लड़के को डांस आना नामुमकिन है। दूसरे ने जोड़ा, सही कहा, बिना 8 से 10 साल प्रैक्टिस के कोई डांस नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता ये अच्छा डांस करेंगे। तीसरे ने गुस्से में कहा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मेरी देवी शालिनी किसी मर्द के साथ डांस कैसे कर सकती है? हॉल के लोग जलन और नाराजगी से भरे थे। भले ही अभय का बैकग्राउंड मजबूत था और वो बर्नार्ड को झुका सकता था, लेकिन शालिनी ज्यादा आकर्षक थी। वो पूर्वांचल शहर के मर्दों की देवी थी, लेकिन अब शालिनी अभय के साथ डांस करने वाली थी। सब अभय से जल रहे थे। टेस्टोस्टेरोन मर्दों की आंखें अंधी कर देता है। वो खुद और अभय के बीच का भारी अंतर नहीं देख पा रहे थे। शालिनी ने काले हील्स और हल्की कट वाली ड्रेस पहनी थी। वो खूबसूरत थी, जिसमें हल्की मोहकता थी। उसने पूछा, तुझे कौन सा डांस आता है? उसे पता था कि आम लोग डांस नहीं जानते। डांसर को बचपन से प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर्स की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। अगर तुम्हें टैलेंट नहीं है तो डांस नहीं सीखना चाहिए। यह डांसिंग कम्युनिटी का स्टैंडर्ड था। अपवाद तब जब तुम जीनियस हो। बेशक डिस्को और पोल डांसिंग असली डांस नहीं थे। रईस आमतौर पर वाल्ट्स, लैटिन या रॉयल डांस करते थे। बिना ट्रेनिंग और प्रैक्टिस के डांस करना नामुमकिन था। शालिनी को नहीं लगा कि अभय को डांस आता होगा। अभय ने हल्की स्माइल के साथ कहा, मुझे हर तरह का डांस आता है। पहले वाल्स करते हैं।
उसने एक कदम आगे बढ़ाया। उसका दाया हाथ शालिनी की कमर पर था और बाया हाथ उसकी गोरी हथेली पकड़े था। उसने दाया पैर आगे बढ़ाया और शालिनी के साथ डांस शुरू किया। शालिनी की कमर पतली और नरम थी। उसकी त्वचा रेशम सी चिकनी थी। शालिनी की खूबसूरत आंखों में हैरानी चमकी। तुझे सचमुच डांस आता है? अभय के मूव से साफ था कि उसकी डांसिंग स्किल्स कमाल की है। उसके मूव्स बहुत प्रोफेशनल थे, जैसे उसने सालों तक डांस किया हो। शालिनी, जिसने 3 साल की उम्र से डांस की ट्रेनिंग शुरू की थी, उससे भी बेहतर डांस कर रहा था। उसकी आंखों में खुशी चमकी। कितना इंटरेस्टिंग इंसान है, वो मुझसे भी बेहतर डांस करता है। एक ने चिल्लाया, ये लड़का सचमुच डांस जानता है। दूसरे ने कहा, देखो, इसके स्टेप्स कितने फुर्तीले और स्मूथ हैं, जैसे इसने दशकों तक डांस किया हो। तीसरे ने जोड़ा, सही कहा, मेरा डांस टीचर भी इतना अच्छा नहीं डांस करता। हॉल के लोग दंग रह गए। उन्होंने अभी अभी अभय का मजाक उड़ाया था कि उसे डांस नहीं आता, लेकिन पलक झपकते अभय ने उनके मुंह पर तमाचा मारा। उसे न सिर्फ डांस आता था, बल्कि वो बहुत स्किल्ड था। ये लड़का कहां से आया? इतना शानदार डांस कैसे कर लेता है? पूर्वांचल शहर के नंबर 1 खूबसूरत शालिनी भी उससे आकर्षित थी। आसपास के लोग अभय से जल रहे थे। वो चाहते थे कि वो अभय की जगह होते और उनकी बाहें शालिनी की कमर पर होती। वो वाकई पूर्वांचल शहर की नंबर 1 खूबसूरती थी। कम से कम 1.75 मीटर लंबी, हील्स की वजह से अभय जितनी। उसका फिगर परफेक्ट था। उसका शरीर खूबसूरत और मोहक। उसकी छाती भी बहुत बड़ी थी। उसके कपड़ों से स्तन बाहर झांक रहे थे। गोरी त्वचा की झलक बहुत लुभावनी थी और उसकी क्लीवेज नजरें खींच रही थी। अभय ने शालिनी की छाती को गर्म नजरों से देखा। वो उन्हें अपने हाथों से छूना चाहता था। शालिनी ने बेचैनी भरी आंखों से कहा, मत देख। उसका चेहरा लाल हो गया। ये पहली बार था जब शालिनी किसी मर्द के साथ डांस कर रही थी। उसे इसकी आदत नहीं थी। अभय की घुसपैठिया नजरें उसे शर्मा रही थी। अभय ने शालिनी की बात सुनकर हल्का मुस्कुराया। उसने नजरें हटाई और शालिनी की ओर झुकने लगा। शालिनी ने थोड़ा घबराकर कहा, इतना करीब मत आ। भले ही यह लड़का अच्छा डांस करता था, लेकिन वो बार बार उसकी ओर बढ़ रहा था। साफ था कि उसके इरादे नेक नहीं हैं। शालिनी शर्माई और झेंपी, लेकिन इस बार अभय ने शालिनी की बात नहीं मानी। उसने जल्दी से अपने होंठ शालिनी के होंठों की ओर बढ़ाए और उसे किस कर लिया। शालिनी का चेहरा लाल हो गया और वो आगे की ओर खोया सा देखने लगी। वो हैरान थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि अभय इतनी हिम्मत करेगा कि सबके सामने उसे किस कर लेगा। बेशक, अभय ने शालिनी को किस करने का मकसद सबको ऐलान करना था कि शालिनी उसकी औरत है, कोई उस पर नजर न डाले। एक ने चिल्लाया, कमबख्त, किसी ने मेरी देवी को किस किया। दूसरे ने कहा, नीच, तू बेशर्म नीच। तीसरे ने कहा, पूर्वांचल शहर के सारे मर्दों की ओर से मैं तुझे तुच्छ समझता हूं। बैंक्वेट में कुछ लोग अभय को बेशर्म कहकर गाली दे रहे थे, तो कुछ जल रहे थे कि अभय उनकी देवी के साथ डांस कर सका। अभय सिंह ने स्माइल के साथ कहा, मैंने तुझे बस इसलिए किस किया ताकि सबको पता चले कि तू मेरी औरत है। शालिनी गुप्ता को भले ही थोड़ा बुरा लगा, लेकिन अंदर से वो बहुत खुश थी, खासकर जब उसने अभय को कहते सुना, तू मेरी औरत है। इससे उसका मूड थोड़ा ठीक हुआ। किसी की खुशी दूसरों को नाखुश कर देती है। इस बार रूपा सिन्हा बहुत नाखुश थी। उसने हल्की भौहें सिकोड़ी। चेहरे पर गुस्से की झलक थी। उसने सचमुच शालिनी के साथ कुछ किया। रूपा को हमेशा शक था कि अभय और शालिनी का रिश्ता अनैतिक है, और अब यह शक यकीन में बदल गया। उसने शालिनी को इसलिए बुलाया था ताकि उनके रिश्ते की जांच कर सके। बदकिस्मती से उनका रिश्ता वाकई खास था। अभय ने शालिनी के साथ डांस किया और उसे किस भी किया। यह सचमुच गुस्सा दिलाने वाला था।
रूपा को शालिनी के बारे में बहुत कुछ पता था। वो पूर्वांचल शहर की सबसे आकर्षक खूबसूरती थी, जिसे आइस गॉडेस कहते थे। वो दिल से घमंडी और बर्ताव में रूखी थी। वो दूसरों को तुच्छ समझती थी। उसके लिए किसी को किस करना तो दूर, हाथ पकड़ना भी नामुमकिन था। लेकिन अब उसने अभय के साथ किस किया और गुस्सा भी नहीं हुई। इसका मतलब वो अभय को पसंद करती थी। अगर उसे अभय पसंद न होता तो वो उसे किस नहीं करने देती। रूपा को अब पता था कि अभय और शालिनी का रिश्ता अलग है, लेकिन उसे उनका सटीक रिश्ता नहीं पता था। उसे लगता था कि वो कपल होंगे। कम से कम उसने कभी नहीं सुना कि शालिनी की शादी हुई है। अभय और शालिनी ने पहला डांस खत्म किया और थकान की वजह से पास की कुर्सियों पर बैठकर आराम करने लगे। वो आराम करते हुए वाइन पी रहे थे। वो बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, बहुत करीब दिख रहे थे। इससे आसपास के लोग जल रहे थे। रूपा ने अभय के पास जाकर कहा, अच्छा, अगर शालिनी तेरे साथ डांस कर सकती है तो मैं भी करूंगी। वो हार नहीं मानना चाहती थी। उसने अभय के सामने आकर उसका हाथ पकड़ा और खुशी से पूछा, मेरे साथ डांस करेगा? रूपा की बात सुनकर अभय का चेहरा हल्का बदल गया। शालिनी ठीक बगल में थी और रूपा उसे डांस के लिए पूछ रही थी। ये उसे सीधे नरक में धकेल देता। लोग कहते हैं कि खूबसूरत लड़कियां शेरनी होती हैं, और ये सच है। अभय को आखिरकार समझ आया कि रूपा एक खूबसूरत शेरनी है। जब भी वो शालिनी से मिलती, उसकी दुनिया उथल पुथल हो जाती। रूपा ने देखा कि अभय ने जवाब नहीं दिया, बल्कि शालिनी को देखा। उसे जलन हुई। नीच, मैं तुझे डांस के लिए बुला रही हूं, तू शालिनी को क्यों देख रहा है? उसने शालिनी को घूरकर पूछा, प्रेसिडेंट शालिनी, आपको मेरे अभय को डांस के लिए बुलाने से कोई ऐतराज तो नहीं? शालिनी ने भौहें सिकोड़ ली। उसे समझ नहीं आया कि रूपा का जवाब कैसे दे। अगर वो डांस की इजाजत न देती तो क्या वजह बताती? ये कहना ठीक नहीं होता कि अभय उसका पति है। वो अभी भी दूसरों को अपने और अभय के रिश्ते के बारे में नहीं बताना चाहती थी। शालिनी को रूपा का जवाब नहीं सूझा। उसे रूपा के न्योते को मना करने का कोई अच्छा बहाना भी नहीं मिला, तो उसने चुप रहना चुना। रूपा ने मोहक स्माइल के साथ कहा, प्रेसिडेंट शालिनी, चुप रहने का मतलब आप सहमत हैं। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि शालिनी खुश है या नहीं। उसने अभय का हाथ पकड़ा और डांस एरिया की ओर बढ़ गई। अभय के अन्य चेहरे को देखकर रूपा ने थोड़ा बुरा माना। क्या तू मेरे साथ डांस नहीं करना चाहता? उसकी नाराजगी देखकर अभय ने तुरंत कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे साथ डांस करना मेरे लिए सम्मान है। मैं बहुत खुश हूं। वो कैसे कह सकता था कि वो नाखुश है? उसने पहले इस लड़की के साथ फिजिकल रिलेशन बनाया था, तो उसे निराश नहीं कर सकता था। अभय ने पूछा, कौन सा डांस करना चाहती हो? रूपा ने पलके झपकाकर जवाब दिया, वाल्स कैसा रहेगा? उसने देखा था कि शालिनी और अभय ने वाल्स किया था, तो वो भी वही डांस करना चाहती थी। रूपा ने लाल हाई हील्स पहनी थी, जो शालिनी के काले हील से बिल्कुल अलग थी। अभय ने कदम बढ़ाया। उसका दाया हाथ रूपा की पतली कमर पर था और बाया हाथ उसकी छोटी हथेली पकड़े था। एक ने चिल्लाया, कमबख्त! इस लड़के ने शालिनी के साथ डांस खत्म किया और अब रूपा सिन्हा के साथ डांस कर रहा है। मैं इसे नफरत करता हूं। दूसरे ने कहा, मैं भी। पूर्वांचल शहर की 2 सबसे खूबसूरत लड़कियों ने इसके साथ डांस चुना। इसने हमारी सारी उम्मीदें छीन ली। तीसरे ने कहा, काश मैं इसकी जगह होता। अगर मैं अपनी देवी के साथ डांस कर सकूं तो 10 साल की जिंदगी गवा दूं। चौथे ने तंज कसा, सपने मत देख। तेरे चेहरे के साथ रूपा सिन्हा तुझे कभी ध्यान नहीं देगी। हॉल में सब जल रहे थे। सब चाहते थे कि वो अभय की जगह हो और रूपा के साथ डांस करें। अभय को लगा कि रूपा वाकई एक आकर्षक देवी है। उसकी खूबसूरती शालिनी से बिल्कुल अलग थी। उसका चेहरा मोहक था, छोटी नाक, खूबसूरत आंखें,
दो परफेक्ट काले मोतियों सी थी, जो लुभावनी चमक बिखेर रही थी। उसके होंठ ताजा चेरी जैसे थे। उसकी नरम छाती पूरे शरीर से अभय को खींच रही थी। रूपा बहुत मोहक थी, हर जीव को उलट देने वाली। डांस करते वक्त उसका शरीर जानबूझकर अभय को छू रहा था। ये छोटी शरारती फिर मुझे लुभा रही है। अभय का चेहरा लाल हो रहा था। उसका पूरा शरीर उत्तेजित था। वो उसे अभी जमीन पर लिटाना चाहता था, लेकिन ये बैंक्वेट हॉल था। वो नहीं कर सकता जो वो चाहता था। अभय की उत्तेजना को दबाने की कोशिश को देखकर रूपा मुस्कुराई। उसे आखिरकार संतुष्टि मिली। उसने जानबूझकर अभय को लुभाया था। वो उसे बताना चाहती थी कि अगर वो अगली बार पहले शालिनी के साथ डांस करेगा और उसके साथ नहीं तो क्या होगा। उसने कहा, देख, शालिनी हमें घूर रही है। रूपा ने देखा कि शालिनी उनकी ओर देख रही थी। उसकी आंखें घूमी और उसने अपने लाल होठों से सीधे अभय के चेहरे पर किस कर लिया। अभय ने अपना चेहरा छूकर कंफ्यूज होकर पूछा, तूने मुझे किस क्यों किया? अचानक उसे एक खतरनाक एहसास हुआ। शालिनी खतरनाक नजरों के साथ उस जगह आई जहां रूपा और अभय डांस कर रहे थे। वो बहुत नाखुश थी। उसे पता था कि ये रूपा की ओर से उकसावा है। रूपा ने स्माइल के साथ पूछा, प्रेसिडेंट शालिनी, हम डांस कर रहे हैं, आप यहां क्यों? शालिनी ने गुस्से में कहा, तू इतनी नीच, इसे कैसे किस कर सकती है? रूपा ने जवाब दिया, क्या बकवास, तू नीच किसे कह रही है? शालिनी ने कहा, जाहिर है तुझे। रूपा ने कहा, प्रेसिडेंट शालिनी, तुम इतनी खूबसूरत हो, लेकिन तुम्हारी जुबान इतनी गंदी क्यों? मैं नीच कैसे हो गई? शालिनी का नीच कहना सुनकर रूपा नाखुश हो गई। उसने सिर्फ अभय को किस किया था। वो नीच कैसे हो गई? उसे लगा कि शालिनी बेवजह बात बढ़ा रही है। अभय की अभी शादी नहीं हुई थी, तो वो उसे किस क्यों नहीं कर सकती? शालिनी ने भौहें सिकोड़कर चेतावनी दी, नीच, मैं तुझे चेतावनी दे रही हूं। अभय को फिर से लुभाने या किस करने की कोशिश मत करना।